Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First topic is about Supreme Court's directives regarding tribunals in India. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 Indian Polity point of view. सबसे पहले ब्रीफली से रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रिब्यूनल्स होते क्या है। देखिए, कोर्ट्स की तरह ही ट्रिब्यूनल्स एक एडजुडिकेटरी बॉडी से मेरा मतलब है कि किसी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है ट्रिब्यूनल्स, जस्ट लाइक कोर्ट्स। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट्स बनाए गए हैं हमारे देश के अंदर, जुडिशियरी बेसिकली विच इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्रिएटेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ओरिजिनल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ट्रिब्यूनल्स का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज नॉट देयर ओरिजिनली इंक्लूडेड इन the Constitution. It was inserted in the Constitution as a result of 42nd Amendment Act in 1976, result of Part 14A. Part 14A led to creation of tribunals, adjudicatory bodies apart from courts. और उसके अंतर्गत दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 323A एंड 323B। आर्टिकल 323A इज विथ रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके टर्म्स कंडीशन सर्विस उससे रिलेटेड अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के डिस्प्यूट होंगे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट से या यूनियन लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट से। तो इस तरीके के अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट में ना जाना पड़े। जैसे किसी ऑफिसर के अगेंस्ट सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया, उसको उसके उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, तो ऑफिसर बिलीव्स कि ही और सी इज बीइंग अनफेयरली ट्रीटेड, हैरेस, तो उस केस में एक ऑप्शन है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। सेंट्रल लेवल पे वी आर हैविंग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट लेवल पे वी आर हैविंग स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये दोनों ही ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं अंडर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 323A। तो आर्टिकल 323A में लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को बनाया जाएगा एज पर अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून बनाएगी और उस कानून के मुताबिक फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। And these tribunals will work as per the directives given in the law. दूसरा फिर फॉर ऑल अदर मैटर्स देयर इज आर्टिकल 323B, जहां पे दूसरे मुद्दों के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स के अलावा किसी दूसरे मुद्दे के लिए अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए जा सकते हैं अंडर दिस आर्टिकल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नाम जरूर सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इट हैज बीन क्रिएटेड अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो ये इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उसको लिया जाता है। अगेन आई एम समराइजिंग, कोर्ट बनाया जाता है और कोर्ट जुडिशियरी बेसिकली इट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। बट जुडिशियरी में कैसा है कि एनी डिस्प्यूट ऑफ एनी नेचर कैन बी टेकन अप। जुडिशरी में पेंडेंसी का, डिले का प्रॉब्लम है, तो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स के लिए बना दिए गए हैं ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स डील विथ स्पेसिफिक मैटर्स, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, अंडर आर्टिकल 323A। सेंटर हो या स्टेट लेवल पे ट्रिब्यूनल्स हो, बनाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ओनली। फॉर ऑल अदर मैटर्स आर्टिकल 323B ट्रिब्यूनल, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एनवायरमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स अब कोर्ट में ले जाने की जरूरत नहीं है, वन कैन टेक सच मैटर इन एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इटसेल्फ। बात कर रहे थे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, आर्टिकल 323A की। तो इसमें लिखा है कि एज पर दिस provision, a parliament will make a law and according to which tribunal will be created for center as well as state। तो फिर लाया गया पार्लियामेंट द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1985। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1985 reads something like this: pursuant to article 323A, parliament created this article, administrative tribunal act 1985, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए एज पर दिस एक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए फॉर यूनियन एज वेल एज फॉर द स्टेट, और किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए या एक से ज्यादा, दो ज्वाइंट तरीके से, दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। और उसके पावर फंक्शंस इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत ले डाउन किए गए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स के बीच का अंतर। कोर्ट्स जुडिशियरी का हिस्सा है, राइट सेंस एपेक्स कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट।
टू द लोअर कोर्ट, उसके बीच में फिर आएगा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन द लोअर कोर्ट्स. कोर्ट्स आर गाइडेड बाय द डिटेल्ड प्रोसीजरल रूल्स, सीआरपीसी, सीपीसी एंड ऑल. कोर्ट्स के अंदर जो एडजुडिकेटरी मेंबर्स होते हैं, दे आर फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड, उनका जुडिशियल बैकग्राउंड होना चाहिए. और कोर्ट में जो भी एविडेंसेस रखे जाते हैं, वो एविडेंस एक्ट के अंतर्गत रखे जाते हैं. अब उनको बदला जा रहा है, भारतीय साक्ष्य संहिता किया जा रहा है. बट कोर्ट खुद ही इन्वेस्टिगेशन नहीं करता. कोर्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन बाकी एजेंसीज करती हैं, जैसे पुलिस वगैरह, सीबीआई, एंड दे पुट their evidences in the court, and court will admit those evidences if those evidences have been put as per evidences act, जो अब अमेंड होकर के हो गया है साक्ष्य संहिता. तो मुद्दा यह है कि कोर्ट डज नॉट फॉलो इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन, जबकि ट्रिब्यूनल्स आर नॉट बाउंड बाय सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. in fact they are allowed to get guided by the principle of natural justice. मतलब they have to give due consideration to the viewpoint of both sides of the litigant. They are not bound by the rules, procedures of CPC, Code of Civil Procedure. और जो ट्रिब्यूनल्स के मेंबर होते हैं, नॉर्मली कोशिश की जाती है कि आधे मेंबर जुडिशियल बैकग्राउंड के हो, आधे मेंबर जो हो वो उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड टेक्निकल बैकग्राउंड के हो. फॉर एग्जांपल, अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, तो आधे मेंबर्स इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड के हो, इन्वायरमेंटलिस्ट हो. और इसी कारण से ट्रिब्यूनल्स को कहा जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडी, बिकॉज ट्रिब्यूनल्स के अंदर आधे मेंबर जो होते हैं नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड के भी होते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के भी होते हैं. क्योंकि ट्रिब्यूनल्स का गोल ही है कि उसमें जब टेक्निकल मेंबर्स होंगे देन दे विल बी एबल टू टेक अप द मैटर इन मोर स्ट्रीमलाइंड फैशन, एंड दस द प्रॉब्लम ऑफ डिले इन डिलीवरी ऑफ जजमेंट कुड बी अवॉइड. और ट्रिब्यूनल्स अनलाइक कोर्ट्स कैन टेक अप देयर ओन इन्वेस्टिगेटरी फंक्शंस एज वेल, खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. अब देखते हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्टिव्स हैं टू द गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार ही तो क्या करती है, कानून बनाती है, और उस कानून के मुताबिक फिर ट्रिब्यूनल्स को बनाती है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं सरकार को विद रिस्पेक्ट टू ट्रिब्यूनल्स, कि क्या कैसे ट्रिब्यूनल्स को बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. अब ये न्यूज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको ये टॉपिक कवर कराया ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कोर्ट्स. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि tribunals functioning under strict parameters of their governing legislation cannot direct the government to make policy. तो बहुत बार ट्रिब्यूनल्स कैसा कर रहे थे, कोर्ट की तरह. जैसे कोर्ट क्या करती है, बार बार सरकारों को भी निर्देश दे देती है कि आप ये पॉलिसी बनाएं, ऐसे पॉलिसी बनाएं, राइट. लेकिन ट्रिब्यूनल्स ऐसा डायरेक्टिव सरकार को नहीं दे सकती. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाल फिलहाल के अपने इस जजमेंट पे, या डायरेक्टिव्स में आप कह सकते हैं कि द वे कोर्ट डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू मेक एन अप्रोप्रिएट पॉलिसी. फॉर एग्जांपल विशाखा गाइडलाइंस. तो विशाखा गाइडलाइंस देते हुए कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया सरकार को कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को एड्रेस करने के लिए आप एक कानून लेकर के आए. बाद में सरकार कानून लेकर के आई इन 2013. बट द ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट, एज पर दिस सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, द ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मेक अ पर्टिकुलर पॉलिसी. उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल में बी सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जैसा कि मैंने आपको कहा कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर आधे जो मेंबर होते हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, सो दे कुड बी टेकन अप फ्रॉम डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. एन ओनली पर्सन विद जुडिशियल बैकग्राउंड such as judges of high court and lawyers with prescribed experience who are eligible to become high court may be considered as judicial member of the tribunal. तो सरकार के जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट हैं, वहाँ के जो रिटायर्ड एक्सपर्ट्स हैं, उनको आप ट्रिब्यूनल के टेक्निकल मेंबर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं. और जो भी जुडिशियल मेंबर्स हैं ट्रिब्यूनल के अंदर, उनका जो बैकग्राउंड होना चाहिए या तो हाई कोर्ट के जजेज हों, या तो फिर मतलब हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट होने लायक उनकी क्वालिफिकेशन हो, तभी जाकर के उनको ट्रिब्यूनल्स में जुडिशियल बैकग्राउंड मेंबर की तरह अपॉइंट किया जाए. That is the suggestion या directives given by the Supreme Court to the government with respect to functionings of the tribunal. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about Indian Ocean Naval Symposium 2023. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, ये आप मान सकते हैं कि इंडियन नेवी की इनिशिएटिव तो है ही, आप मान सकते हैं कि ओवरऑल भारत का
ये फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है इन ऑर्डर टू डेवलप कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द अदर लिटोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन। तो ये जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, इसको 2008 में शुरू किया गया था। इसको इंडियन नेवी ने शुरू किया, इस इनिशिएटिव को। हर 2 साल पे ये फोरम कंडक्ट कराया जाता है, जिसका नाम है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। एक वॉलेंटरी इनिशिएटिव है। वॉलेंटरी इनिशिएटिव मतलब मेंबर्स कोऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉलेंटरी कमिटमेंट्स। तो इस वॉलेंटरी इनिशिएटिव्स में हर 2 साल में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की मीटिंग होती है, जिसमें इसके मेंबर कंट्रीज आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और कुछ कमिटमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेशन, मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन। इसके अंतर्गत 25 मेंबर्स हैं, 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। पर्पस मैंने आपको जैसे कहा, वॉलेंटरी इनिशिएटिव्स दैट सीक्स टू इंक्रीज मैरीटाइम कोऑपरेशन नेवीज अमंग्स द नेवीज ऑफ द लिटोरल स्टेट्स ऑफ द इंडियन ओशन। आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? या तो सीधा सीधा प्रीलिम्स में प्रश्न आएगा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम पे क्या है, क्योंकि हर 2 साल पे होता है, अभी हाल फिलहाल में हुआ है, तो प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है। दूसरा, मेंस में कभी आप लिख रहे हो आंसर इंडियन ओशन पे, आप लिखेंगे कि चाइना का अप्रोच इंडियन ओशन में हाई हैंडेड अप्रोच रहता है। इट फोर्सेस अदर कंट्रीज, इट कोर्स और मैनिपुलेट अदर कंट्रीज टू एक्ट एज पर द इंटरेस्ट ऑफ चाइना। बट इंडिया मेनली फोकसेस इक्वल फुटिंग पार्टनरशिप विद अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशन। जैसे हमने सागर इनिशिएटिव अपनाया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन अपनाया, एंड नाउ उसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट मौसम था, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, वेयर we try to develop equal partnership but equal footing with member countries of Indian Ocean, unlike China. And that is why China is now losing its goodwill gesture in Indian Ocean. And India's approach of increasing its soft power in Indian Ocean via such initiatives. तो ये इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम आपको बस पासिंग रेफरेंस में लिखने का मौका मिलेगा, प्रोजेक्ट मौसम के साथ साथ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के साथ, सागर मिशन के साथ साथ। प्रोजेक्ट जो सागर मिशन है श्रीलंका के साथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, श्रीलंका, मालदीव एंड ऑल। तो खाली पासिंग रेफरेंस में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का आप नाम लिख पाएंगे। मेंस मेंस में मैं सीधा सीधा सवाल उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। न्यूज़ ये है, 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम हाल फिलहाल में कंडक्ट कराई गई इन बैंकॉक, बैंकॉक थाईलैंड। थाईलैंड ने इसको हेड किया इस बार। इसमें कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, जिसमें एक फ्लैग डिजाइन्ड बाय इंडिया वाज चोजन एज ऑफिशियल इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम फ्लैग। Republic of Korea Navy was added as latest observer country. The next topic is about nuclear fusion reaction that has entered into a new era. नया डेवलपमेंट है। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। फ्यूजन और फिजन रिएक्शन में क्या अंतर होता है वो जरा देखते हैं। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस मतलब रिएक्शंस एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो nucleus of an atom can react in two ways. Either they can break into two smaller parts. That reaction is known as fission reaction. For example, this uranium breaks into two smaller nucleuses, barium and krypton. In this process also energy is released. इसको कहा जाएगा fission reaction और इसमें भी एनर्जी निकलती है। दूसरा हो सकता है कि टू स्मॉलर एटम्स, उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूजेस विथ ईच अदर, there are nucleus, and in that process it leads to formation of nucleus of helium, और उस प्रोसेस में भी बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इस ये भी एक तरीके का न्यूक्लियर रिएक्शन है, बट इसको कहा जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फिजन एंड फ्यूजन। फिजन नॉर्मली कैसे होता है, तो एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन देना होता है विच गोज एंड हिट्स द लार्जर न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, it hits the larger nucleus of uranium, which broke it down into two smaller nucleus, that is barium and krypton. फ्यूजन रिएक्शन से ये रिलेटेड है ये आर्टिकल, क्योंकि दिक्कत क्या है, या अभी तक की जो डेवलपमेंट्स है, कि फ्यूजन रिएक्शन को हमने अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया है। इसको कॉमर्शियल लेवल पे हम यूज भी कर रहे हैं। तो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम करते हैं, दे आर वर्किंग ऑन दिस फ्यूजन रिएक्शन ओनली। फ्यूजन रिएक्शन को अभी तक कॉमर्शियली डेवलप नहीं किया जा सका है। फ्यूजन रिएक्शन थ्योरेटिकली हम इसके बारे में समझते हैं, बट इसको अभी तक कॉमर्शियली डेवलप नहीं किया जा सका है। तो इस डायरेक्शन में जो भी छोटे मोटे डेवलपमेंट्स होते हैं, दे आर ऑफ ह्यूज क्यूरियोसिटी फॉर द वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी, क्योंकि अभी अगला जो टारगेट है वो यही है कि फ्यूजन रिएक्शंस के को हम लोग कॉमर्शियल लेवल पे डेवलप कर पाए, वायबल बना पाए। क्यों नहीं हो पा रहा है वायबल, क्या दिक्कतें हैं?
तो सरल सी बात है, दो न्यूक्लियस को आपस में फ्यूज कराने के लिए आपको बहुत सारा एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाना, आप फ्यूज तो करा देंगे, लेकिन फ्यूज कराने में जितनी एनर्जी लग जाएगी, उतना एनर्जी वापस से ओवरऑल आउटकम के फॉर्म में निकलता नहीं। तो अभी तक प्रॉब्लम क्या है कि या तो नेट एनर्जी नेगेटिव रह रहा है, क्योंकि फ्यूजन करवाने के लिए आपकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो जा रही है, उतना फ्यूजन के बाद एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, या तो नेट एनर्जी रिलीज नेगेटिव हो जा रहा है, या तो फिर अगर एनर्जी रिलीज पॉजिटिव हो भी रहा है तो भी वो सस्टेनेबल नहीं हो रहा, लंबे समय तक नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उसको कॉमर्शियल लेवल पे नहीं डेवलप करा पाए हैं। फ्यूजन के मुकाबले फ्यूजन क्यों अच्छा है, वो भी जरा देखते हैं, क्यों फ्यूजन को कॉमर्शियली डेवलप करना ज़्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्यूचर, वो भी जरा देखते हैं। देखिए, फ्यूजन के अंदर वही प्रोसेस हो रहा है, होगा फ्यूजन रिएक्शन में जो सन के अंदर होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। फ्यूजन रिएक्शन होता है सन के न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज होकर के हीलियम रिलीज करता है, एंड यू नो कि सन रिलीज सो मच एनर्जी, राइट। तो मुद्दा यह है कि फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी एज कंपेयर टू फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी कम निकलती है, फ्यूजन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। दूसरा, वेस्ट कंपैरिजन की अगर बात की जाए, तो फ्यूजन इज एन ईजियर प्रोसेस टू कैरी आउट, बट इट जनरेट्स फार मोर न्यूक्लियर वेस्ट। फ्यूजन रिएक्शन में न्यूक्लियर वेस्ट का प्रॉब्लम है। फ्यूजन ऑल्सो गिव्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन, सम ग्रीन हाउस गैस इमिशन, बट फ्यूजन में नहीं होता है। फ्यूजन इज कंसिडर टू बी सेफर प्रोसेस ऑल्सो, लो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। तो यही कारण है कि फ्यूजन रिएक्शन इज कंसिडर टू बी मच बेटर एज कंपेयर टू फ्यूजन रिएक्शन, बट अभी तक हम सिर्फ फ्यूजन को ही कॉमर्शियल लेवल पर डेवलप कर पाए हैं। जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दुनिया भर में चलते हैं, दे आर बेस्ड ऑन फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली, एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं, मोर सेफ, कॉस्ट भी कम है फ्यूजन का, बट अभी तक उसको कॉमर्शियली डेवलप नहीं किया जा सका है। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं दुनिया भर में, जैसे इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इन फ्रांस, तो कदार्स रीजन ऑफ फ्रांस में ITER एक सेटअप लगाया गया है, जहां पे यूरोपियन यूनियन एज ए वन यूनिट है, फिर चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रसिया, US, ये सब मेंबर कंट्रीज मिलकर के ITER सेटअप लगाया है फ्रांस के अंदर, जहां पे फ्यूजन रिएक्शन को कॉमर्शियल लेवल पर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद चाइना ने भी खुद का अपना फ्यूजन रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया है, जिसको उसने नाम दिया है चाइना एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ईस्ट। तो इसी को कभी कभार चाइना का एक्सपेरिमेंटल सन भी कह देते हैं। ये दो मेन एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। उसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट US में भी शुरू हुआ है, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, कैलिफोर्निया, US। इतना सारा डिटेल में याद रखने की जरूरत है नहीं, बट न्यूज वहीं से निकल करके आ रही है कि यहाँ US में जो न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन आई एम सो सॉरी US में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया जा रहा है इन दिस नेशनल लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया, उसने एक पहला मेजर कॉमर्शियल ब्रेक थ्रू अचीव किया है। साइंटिस्ट हैव मैनेज टू रिपीटेडली प्रोड्यूस न्यूक्लियर फ्यूजन इग्निशन फॉर द फर्स्ट टाइम, मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन टुवर्ड्स अचीविंग नियर लिमिटलेस क्लीन एनर्जी एट स्केल। तो मुद्दा यह है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे कराए गए हैं यहाँ पे US के अंदर, which have given some hope of commercial utilization of fusion reaction in future। ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जिन स्टूडेंट्स को जरूरत हो वो हिंट्स भी देख सकते हैं, बट मैं मोटा मोटा बता दूं फ्यूजन रिएक्शन क्यों काफी डिफिकल्ट होता है। बड़ा कारण है इनिशियल हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड। सन में जो प्रोसेस चल रहा है वही करना होता है फ्यूजन रिएक्शन कराने के लिए। तो बेसिकली इट रिक्वायर्स 10 times to that of sun's core in order to have beginning of fusion reaction, that makes it very difficult, क्योंकि उतना हाई टेम्परेचर मैनेज कर पाना थोड़ा कठिन है। The next article is about UN Brahma Award. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। तो पीटी पर्सपेक्टिव से, APSC पीटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज है। मैक्से से अवार्ड विनर सोनम वांगचुक साहब को 28th उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2023 के लिए चुना गया फॉर हिज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो अवार्ड है उपेंद्र नाथ ब्रह्मा अवार्ड, दैट इज गिवन बाय UN ब्रह्मा ट्रस्ट इन एसोसिएशन विद ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। तो इसमें 2 लाख का कैश अवार्ड दिया जाता है, एक साइटेशन भी दिया जाता है। तो वांगचुक साहब को, सोनम वांगचुक साहब को
ये सारी चीजें दी गई हैं। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के बारे में मुझे लगता है ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में पूछ चुका है। ही वॉज अ बोडो सोशल एक्टिविस्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। ही वॉज बोर्न इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। उनको टाइटल मिला है बोडोफा का, गार्जियन ऑफ द बोडोस, जो उनको मिला पोस्ट ह्यूमसली, उनके मरणों के उपरांत दिया गया ऑन 8th May 1980. This day is still observed as Bodofa Day. His life is celebrated each year on the anniversary of his death, which is called as Bodofa Day, 8th May. नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल मैथमेटिक्स डे। पीटी पर्सपेक्टिव से बस ध्यान रखिए, हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश के अंदर। इट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मैथमेटिकल जीनियस श्रीनिवास रामानुजम साहब। ध्यान रखिए इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। 14 मार्च इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। 14 मार्च क्या डिनोट करता है? थ्री, थर्ड मंथ एंड 14th। थर्ड मंथ विथ रिस्पेक्ट टू मार्च एंड देन 14th March। 3/14, 3/14 represents pi, which is a special number in maths, and that is why 3rd March, I'm so sorry, 14th March, 14th March को कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ही तो लिखा जाएगा 3/14, तो जो रिप्रेजेंट करता है पाई को। दैट इज वाई दिस 14th March इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। लेकिन हमारे देश के अंदर 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज ऑफ श्रीनिवास रामानुजम साहब। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था डेट टू जीडीपी रेशियो की अगर बात की जाए, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पब्लिक डेट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल डेट ओनली, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ कोर्स रॉन्ग। इसी के बेसिस पे यू गेट द आंसर 1 and 2। अगेन आप बात करें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, दे आर regulated by SEBI, not by RBI. So correct answer would be 2 and 3 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.